हमारा चैप्टर जो है वन वे स्लैब, तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वन वे स्लैब क्या होता है और क्लासिफिकेशंस क्या हैं जो हमारी स्लैब्स हैं अकॉर्डिंग टू द शेप, अकॉर्डिंग टू द एंड कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू द सपोर्टिंग कंडीशंस। ठीक है जी, हमने देखा कौन कौन सी क्लासिफिकेशन होती है स्लैब की, और हमने देखा कौन सी रिइंफोर्समेंट, क्योंकि मेन स्टील हम प्रोवाइड करते हैं अलोंग द शॉर्टर स्पैन, और जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हम प्रोवाइड करते हैं वन वे स्लैब में अलोंग द लॉन्गर स्पैन। तो उसके बारे में देखा, तो मेन स्टील जो हम प्रोवाइड करते हैं उनके क्या पर्पस थे और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के क्या पर्पस हैं, क्यों हम प्रोवाइड करते हैं, वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं डिजाइन स्टेप्स को। ठीक है जी, जो हमारी स्पेसिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द IS 456-2000। ठीक है जी, तो क्या जो स्पेसिफिकेशंस रहती हैं और डिजाइन प्रोसीजर क्या है, स्टेप वाइज समझेंगे वन वे स्लैब का। ठीक है जी, तो हमारा जो टॉपिक रहेगा डिजाइन प्रोसीजर, डिजाइन प्रोसीजर फॉर वन वे स्लैब, फॉर वन वे स्लैब। ठीक है जी, तो डिजाइन प्रोसीजर क्या रहेगा इसके बारे में जान लेते हैं। तो जब हमें डिजाइन प्रोसीजर पता होगा तो सबसे पहले हमें जो डाटा गिवन है वो हमें पता होना चाहिए। जब हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है वन वे स्लैब के रिगार्डिंग, तो उसमें डाटा क्या गिवन रहता है वो हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाटा गिवन क्या रहेगा। डाटा गिवन, तो हमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसीजर में, तो जो एक्सटर्नल जो हमारे डेड लोड है या लाइव लोड है वो गिवन हो सकता है। ठीक है जी, क्या होगा, एक्सटर्नल डेड लोड एंड लाइव लोड, डेड लोड एंड लाइव लोड। और क्या गिवन हो सकता है हमें, जो जब वन वे स्लैब के लिए हम क्या कर रहे हैं, डिजाइन प्रोसीजर देख रहे हैं, और क्या है, क्लियर और इफेक्टिव स्पैन ऑफ स्लैब, क्लियर एंड इफेक्टिव स्पैन ऑफ स्लैब। ठीक है जी, और क्या गिवन रहेगा, जो ग्रेड है कंक्रीट की या स्टील की वो हमें पता होगी। ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील यूज्ड, ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील इज यूज्ड। ठीक है जी, तो ये हम अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन भी देख सकते हैं। तो ये डाटा है। तो स्टेप नंबर, अगर स्टेप वाइज प्रोसीजर समझे तो स्टेप नंबर 1 में अगर देखें तो हम क्या करेंगे, जो डिवाइड कर लेंगे स्लैब्स को स्ट्रिप में। ठीक है जी, तो 1 मीटर की स्ट्रिप में अगर जो स्लैब है जितनी भी उनकी स्पैन रहती है उस स्पैन को क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है जी, स्टेप नंबर 1 में करेंगे। स्टेप नंबर 1, तो क्या करेंगे, डिवाइड द स्लैब, divide the slab into strips of 1 meter width, of 1 meter width। ठीक है जी, तो 1 मीटर विड्थ में स्ट्रिप में हम इसको जो विड्थ स्लैब रहेगी उसको डिवाइड कर लेंगे। एंड द स्ट्रिप विल बी डिजाइंड एज बीम, एंड strip will be designed as beams। ठीक है, एज ए बीम्स हम इनको क्या करेंगे, स्ट्रिप को डिजाइन करते हैं। ठीक है जी, बीम्स assume 1 meter width of the slab, assume 1 meter width of the slab, width of the slab। ठीक है जी, तो ये हम जूम कर लेते हैं, जो विड्थ रहेगी स्लैब की 1 मीटर रहेगी, यानी कि B = 1 मीटर। तो स्ट्रिप में हमने डिवाइड करते हैं। द डिजाइन फॉर दिस 1 मीटर स्ट्रिप विल बी अप्लाइड। तो अब क्या करेंगे, जो डिजाइन है वो हम 1 मीटर स्ट्रिप के लिए ही अप्लाई करते हैं। द डिजाइन फॉर दिस, द डिजाइन फॉर दिस 1 meter strip, 1
meter strip will be applied to all the other strip will be applied to the other 1 meter strips, 1 meter strips। ठीक है जी। तो इस तरह से हम क्या करें, स्टेप नंबर 1 की बात करें तो इसको जो स्लैब है उसको 1 मीटर की विड्थ में हम क्या करते हैं, स्ट्रिप डिवाइड कर लेते हैं स्लैब्स को। और हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 की बात करें तो स्टेप नंबर 2 में हम जान लेंगे इफेक्टिव विड्थ को। तो इफेक्टिव विड्थ को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे स्टेप नंबर 2 में। स्टेप वाइज प्रोसीजर हम समझ रहे हैं क्या आ जाता है। ठीक है जी। तो स्टेप नंबर 2 की बात करें तो हमारा जो डिजाइन प्रोसीजर है स्टेप वाइज क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, एज्यूम करेंगे इफेक्टिव डेप्थ जो हमारी कवर के लिए इफेक्टिव डेप्थ रहेगी स्लैब के लिए। एज्यूम इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है जी। तो इफेक्टिव डेप्थ को एज्यूम कर सकते हैं हम। तो कैसे करेंगे ये बात यहाँ पे जानेंगे। तो जो कैलकुलेट करते हैं सेल्फ वेट ऑफ द स्लैब। ठीक है जी। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ओवर जो हमारी ओवरऑल डेप्थ है वो हम यहाँ से स्लैब की जो रिक्वायर्ड रहती है वो देख लेते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे टू कैलकुलेट द सेल्फ वेट ऑफ द स्लैब। टू कैलकुलेट द सेल्फ वेट ऑफ द स्लैब। ठीक है जी। एंड ओवरऑल डेप्थ ऑफ द स्लैब, ओवरऑल डेप्थ इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल डी से। ओवरऑल डेप्थ ऑफ द स्लैब इज रिक्वायर्ड यानी कि D इक्वल टू कैपिटल D इक्वल टू जो इफेक्टिव डेप्थ रहेगी और इफेक्टिव कवर रहेगा, इफेक्टिव डेप्थ प्लस इफेक्टिव कवर ऑफ द स्लैब। तो ये हमारा क्या होगा, ओवरऑल डेप्थ रहेगी। तो ऐसे हम इफेक्टिव डेप्थ को यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इफेक्टिव डेप्थ क्या रहती है ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो इफेक्टिव डेप्थ जो रहेगी D की वैल्यू स्मॉल d, यहाँ पे क्या है स्मॉल d, इफेक्टिव डेप्थ इक्वल टू क्या रहती है, इफेक्टिव स्पैन बाय 25 टू इफेक्टिव स्पैन बाय 30। इफेक्टिव डेप्थ कितनी रहेगी, इफेक्टिव स्पैन बाय 25 टू इफेक्टिव स्पैन बाय 30, यानी कि 1/25 टू 1/30 ऑफ द इफेक्टिव स्पैन जो वैल्यू रहती है वो हमारी क्या रहेगी, इस केस में इफेक्टिव डेप्थ रहेगी। ठीक है जी। ये क्या है हमारी इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है जी। तो यहाँ पे कवर क्या यूज करेंगे ये भी तो बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, क्योंकि हमारी जो इफेक्टिव डेप्थ जितनी आ गई इस रिलेशन से तो इफेक्टिव कवर भी तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है जी। तो इफेक्टिव कवर की बात करते हैं तो इफेक्टिव कवर जो हम प्रोवाइड करते हैं स्लैब के केस में 20 mm टू 30 mm, 20 mm टू 30 mm हम क्या करेंगे यहाँ पे स्लैब में जो है कवर प्रोवाइड करते हैं। तो इफेक्टिव कवर की बात करें तो हमारा जो यूज किया जाता है 20 mm टू 30 mm कवर हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, स्लैब के केस में। ओके, तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। ओके, तो 20 टू 30 mm हम इफेक्टिव कवर यहाँ पे यूज करेंगे। तो इस तरह से हम इफेक्टिव डेप्थ को अज्यूम कर सकते हैं। तो ये रिलेशन जो है हमें याद रखनी है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम स्टेप वाइज प्रोसीजर देखें, जो डिजाइन प्रोसीजर रहेगा वन वे स्लैब के लिए, जो इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट कर रही है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इफेक्टिव स्पैन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इफेक्टिव स्पैन की बात करते हैं यहाँ पे स्टेप नंबर 3। तो इफेक्टिव स्पैन क्या रहेगा वो भी देख लेते हैं हमारे वन वे स्लैब के लिए। तो कुछ जो
क्योंकि हमने क्या किया है, स्टेप 1 की बात की थी, तो स्लैब जो होती है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं स्ट्रिप में, 1 मीटर विड्थ की स्ट्रिप में, ठीक है जी। तो उसको हम डिजाइन करते हैं एज ए बीम। तो एज ए बीम जो हमारे हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो स्टेप्स रहते हैं कॉमन रहते हैं बीम के अकॉर्डिंग, इसीलिए हम बात कर रहे हैं इफेक्टिव स्पैन स्टेप नंबर 3 की। स्टेप नंबर 3, फाइंड द इफेक्टिव स्पैन, ठीक है जी। तो इफेक्टिव स्पैन कैसे फाइंड आउट किया जाए, अगर नहीं गिवन है, ठीक है जी, इफ नॉट गिवन, अज्यूम कर लेंगे बीरिंग्स को या वॉल थिकनेस को, क्योंकि हमें अज्यूम करना पड़ेगा बीरिंग्स को और वॉल थिकनेस को। अज्यूम बीरिंग्स या वॉल थिकनेस, या तो हमारी जो सपोर्टिंग है वॉल है या कोई कॉलम है, ठीक है जी। तो वॉल थिकनेस जो बीरिंग्स हम देखेंगे, तो स्पैन आपको अगर 3 मीटर है तो बीरिंग्स कितनी लेनी है, ये बात ध्यान रखिए। अगर स्पैन हमारा है तो वहां पे अगर हम निकालना चाहते हैं तो अगर हमारे पास स्पैन टोटल स्पैन अप टू कितना है, तो उसके लिए हमारा बीरिंग कितना होना चाहिए ये भी हमें पता होना चाहिए। फॉर स्पैन अप टू 3 मीटर, 3.5 मीटर, 3.5 मीटर, देन बीरिंग इक्वल टू क्या रहेगी, तो बीरिंग हम लेंगे यहाँ पे, अगर 3.5 मीटर के अप टू हमारा स्पैन रहता है स्लैब का, तो हम बीरिंग जो यूज करेंगे 200 mm की यूज करेंगे, 200 mm। तो ये बात ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये हमारे जो टर्म्स हैं ये यूज होती हैं हमारे स्लैब की डिजाइनिंग के लिए। अगर स्पैन जो है फॉर स्पैन अप टू 5.5 मीटर, 5.5 मीटर तक अगर स्पैन रहता है तो बीरिंग क्या रहेगी, तो बीरिंग हम यूज करेंगे यहाँ पे 300 mm, ठीक है जी, 300 mm। और थर्ड वन केस की अगर हम बात करें तो बीरिंग्स भी तो हमें अज्यूम करनी है, ठीक है जी। तो 7 मीटर तक हो अगर हमारे पास स्पैन, फॉर स्पैन अप टू 7 मीटर, स्पैन अप टू 7 मीटर, देन बीरिंग होगी हमारी 400 mm। तो जैसे स्पैन बढ़ता जाएगा तो हमारी बीरिंग्स की भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है जी। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी। तो इफेक्टिव स्पैन क्या होगा, तो कुछ कंडीशंस हैं इफेक्टिव स्पैन के लिए, तो ये भी हम देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, इफेक्टिव स्पैन इज लीस्ट ऑफ, तो कौन कौन सी वैल्यूज हैं उनमें से अगर जो वैल्यू रही, जो कुछ टर्म है उनकी वैल्यू जो कम आती है वो हमारी क्या होगी, इफेक्टिव स्पैन रहेगी, ठीक है जी। तो इफेक्टिव स्पैन इक्वल टू क्लियर स्पैन कैपिटल L प्लस हाफ ऑफ बीरिंग प्लस हाफ ऑफ बीरिंग, हाफ ऑफ बीरिंग प्लस हाफ ऑफ बीरिंग। तो ये टर्म एक तो यूज करेंगे हम, और दूसरी टर्म क्या रहेगी हमारी, इफेक्टिव स्पैन इज इक्वल टू क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब। तो इनमें से जो दोनों टर्म्स में से जो हमारी वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, यानी कि विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। तो जो कम वैल्यू हुई वो हमारी क्या होगी, इफेक्टिव स्पैन होगी। तो यहाँ पे बात ध्यान दीजिए, स्मॉल l क्या है, इफेक्टिव स्पैन ऑफ द स्लैब, कैपिटल L क्या है, क्लियर स्पैन ऑफ द स्लैब, और d क्या है, स्मॉल d क्या है यहाँ पे, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या है, टर्म्स को याद रखना है। तो ये हमारी टर्म्स हमें स्पेसिफिकेशन जो है ये हमें याद रखनी है इफेक्टिव स्पैन के लिए। ओके, जब हमने इफेक्टिव स्पैन और इफेक्टिव डेप्थ को कैलकुलेट कर लिया है और लोड्स को देख लिया, तो वहां पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो फैक्टर्ड लोड है, सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या हुआ, फैक्टर्ड डिजाइन लोड भी तो हमें WU की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जैसे हम बीम में करते हैं तो एज अ बीम हम इसको क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। तो स्टेप नंबर 4 की बात करते हैं, तो स्टेप नंबर 4 में हम सीखेंगे
on the slab. Calculate the factored loads on the slabs. ठीक है जी, तो फैक्टर्ड लोड कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं ये बात यहाँ पे जान लेते हैं। ठीक है जी, तो फैक्टर्ड लोड को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो W की वैल्यू जो डिजाइन लोड दिया होगा तो उसको क्या करेंगे 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास WU की वैल्यू आएगी, यानी कि टोटल फैक्टर लोड इक्वल टू क्या रहेगा, टोटल फैक्टर्ड लोड इज इक्वल टू यानी कि WU, तो WU की वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगी 1.5 इंटू W, 1.5 इंटू W। तो यहाँ पे W क्या है ये हम बात यहाँ पे देखनी होगी। ठीक है, तो W क्या होगा हमारा लोड डिजाइन लोड इक्वल टू क्या रहेगा डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस फिनिशिंग लोड। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास जो फिनिशिंग जो है स्लैब की हम करते हैं वो, तो टोटल लोड यहाँ से हमारे पास आ सकता है। तो फैक्टर डिजाइन लोड यानी तो 1.5 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो डेड लोड गिवन हो सकता है, लाइव लोड गिवन हो सकता है, डेड लोड अगर नहीं गिवन है तो भी हम कैसे निकालेंगे। अगर आरसीसी की बात करते हैं तो आरसीसी के लिए हमारा जो यूनिट वेट होता है, यूनिट वेट ऑफ आरसीसी कितना रहता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये ध्यान रखना, अगर पीसीसी है तो हमारे पास कितना आता है 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है जी, तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। ओके, तो ये हमारे केस रहेंगे फैक्टर्ड लोड को हम स्लैब पे कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो स्टेप नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो स्टेप नंबर 5 में क्या, अगर हमारे पास WU की वैल्यू आ गई है, अगर WU हमने कैलकुलेट किया तो स्टेप नंबर 5 की ओर बढ़े। तो स्टेप नंबर 5 में हम कैलकुलेट करेंगे बेंडिंग मोमेंट यानी कि MU की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैलकुलेट फैक्टर्ड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, कैलकुलेट फैक्टर्ड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यानी कि MU की वैल्यू को फाइंड आउट किया जाएगा। ठीक है जी, तो MU की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास W फैक्टर डिजाइन लोड का पता होना चाहिए। जो लोड्स हैं तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो MU इक्वल टू क्या रहता है WU L स्क्वायर बाय 8। तो डायरेक्ट यहाँ से हम इस रिलेशन से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। WU यहाँ पे क्या है फैक्टर्ड लोड ऑन द स्लैब्स, L क्या है इफेक्टिव स्पैन ऑफ द स्लैब, और यहाँ से हम ये जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम बात करें स्लैब्स की, ठीक है जी, जो हमारी स्लैब्स रहती हैं तो स्लैब के लिए अगर हम कैलकुलेट करना चाहें बैलेंस सेक्शन की, जो स्लैब है हमारा बैलेंस सेक्शन है कि नहीं है, क्योंकि बैलेंस सेक्शन को चेक करने के लिए MU की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। तो MU लिमिटेड की अगर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं कंपैरिजन कर सकते हैं MU और MU लिमिटेड को। तो अगर कंपैरिजन करेंगे तो हमारे को पता चलेगा ये ओवर रिइंफोर्स्ड है या सेक्शन कौन सा है। ठीक है जी, तो रिइंफोर्स सेक्शन क्या है, जो बैलेंस सेक्शन है कि नहीं है इसके बारे में हमें पता चलेगा। तो हम स्टेप नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो स्टेप नंबर 6 में क्या हम कैलकुलेट करेंगे बैलेंस सेक्शन के बारे में जानेंगे। डिजाइन स्लैब्स एज डिजाइन स्लैब्स एज बैलेंस्ड सेक्शन। ठीक है जी, तो बैलेंस सेक्शन एज ए बैलेंस सेक्शन हम इनको स्लैब को डिजाइन करना है। तो उसके लिए हमारे पास MU लिमिटेड की वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि फॉर बैलेंस सेक्शन, फॉर बैलेंस्ड सेक्शन जो MU की वैल्यू है वो इक्वल टू हम रखते हैं MU लिमिटेड। ठीक है जी, तो MU लिमिटेड यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी हमने जो पहले स्टेप देखा तो उसमें MU की वैल्यू हमने फाइंड आउट की। ठीक है जी, तो यहाँ पे MU लिमिटेड की बात करते हैं। तो MU लिमिटेड वेयर MU लिमिटेड इक्वल टू, तो वैल्यूज जो रहेंगी अलग अलग रहेंगी। अगर हमारे पास ग्रेड ऑफ सिल्क अलग अलग दी हुई है तो
तो अगर हम बात करें माइल्ड स्टील की, तो माइल्ड स्टील के लिए MD लिमिटेड रहता है 0.148 FCK BD स्क्वायर, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं, तो डी हम यहाँ पे अबव इक्वेशन है जो हमारी इफेक्टिव स्पैन ऑफ द, जो हमारा इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब रहेगी वो है, ठीक है जी। तो ये किसके लिए है? Fe250 के लिए, Fe250 स्टील यानी कि माइल्ड स्टील की बने। तो MD लिमिटेड की वैल्यू अगर हम बात करें 0.138 FCK BD स्क्वायर, ये किसके लिए रहेगी? Fe415, क्योंकि जो हमारा डिजाइन स्टेप्स है ये कॉमन है एज अ बीम जो हमारा डिजाइन स्टेप्स रहते हैं उसके कॉमन रहते हैं स्लैब के लिए भी, ठीक है जी। ये बात यहाँ पे आपने ध्यान रखनी है, ओके। उसके बाद नंबर 500 की बात करें तो 0.133 FCK BD स्क्वायर, और ये किसके लिए रहेगा? Fe500 के लिए। तो ये वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं MD लिमिटेड की मैक्सिमम जो हमारा बेंडिंग मोमेंट रहेगा, ठीक है। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ D फ्रॉम द अबव इक्वेशन एंड इफ द वैल्यू ऑफ D कैलकुलेटेड मोर देन D assume then revise the design। तो यहाँ पे अगर हमारे D की वैल्यू, हमारे पास जो वैल्यू है D की, तो ये अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये फाइंड आउट करेंगे हम D की वैल्यू, तो D जो हमारे पास क्या है इक्वेशन में जो कैलकुलेटेड है वो क्या हो? मोर देन हो। अगर जितनी D हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, इस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो D कैलकुलेटेड अगर क्या हो? मोर देन हो D assumed से, जो हमने D assumed किया है, तो हम क्या करेंगे? सेक्शन को रीडिजाइन करेंगे, ठीक है जी। देन रिवाइज द डिजाइन, ठीक है। तो डिजाइन को हम क्या कर सकते हैं? रिवाइज करेंगे। कैलकुलेटेड अगर हमारी क्या हो? ज्यादा आ जाए एज्यूम से, ठीक है जी। तो ये बात ध्यान रखनी है। By increasing the effective depth in step 2 and again repeat step 3, 4, 5, 6 and till the D calculated is less than D assumed। तो हमारे पास स्टेप नंबर 2 से फिर दोबारा से हम क्या करेंगे? रीडिजाइन करेंगे। तो 3, 4, 5, 6 तक फिर आएंगे, तो उसके बाद फिर D कैलकुलेटेड देखेंगे, जब तक हमारे D कैलकुलेटेड लेस देन D assumed से नहीं आ जाती तो नेक्स्ट जो फर्दर है उस तक नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो हम इस तरह से क्या करेंगे? बैलेंस सेक्शन डिजाइन करेंगे स्लैब का। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप जो रहेंगे डिजाइन प्रोसीजर, स्टेप वाइज जो प्रोसीजर हम डिस्कस कर रहे हैं वन वे स्लैब के लिए, ठीक है जी। तो ये इतना ही हमारा इस लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टेप नंबर 7, ठीक है जी। तो कैलकुलेट करेंगे जो मेन स्टील है और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है उसके एरियाज को, ठीक है जी।